आज का वीडियो 2022 को जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं उन पर तैयार किया गया है। इसलिए आज का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि इनकी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। जून 2022 में यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए ने बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? कहने का मतलब यह है कि जून 2022 में यूएन असेंबली ने बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया था। तो उस प्रस्ताव में किन किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था, आपको उसके बारे में बताना है। आपके ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। मीन्स हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों को ही शामिल किया गया है। 3 भारतीय भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला अगर तीनों साथ देता तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर अलग अलग देता है तो उसको ध्यान रखिएगा, उस पर टिक करना है आपको। ठीक है, तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला 3 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस देश का नाम बताएं जहां आयोजित G7 समिट 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। आपको उस देश का नाम बताना है जहां G7 लीडर समिट 2022 का आयोजन हुआ था। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए। सही आंसर क्या है? जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, G7 समिट कहाँ हुआ था? ये जर्मनी में आयोजित हुआ था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूएन की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी किया है। ठीक है, इसमें भारत के बारे में बताया गया है कि 2035 में भारत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो जो अनुमान लगाया गया है उस अनुमान के अनुसार 675 मिलियन भारत की जनसंख्या हो जाएगी। केवल शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 675 मिलियन। गाँव को छोड़ दीजिए, शहरी जनसंख्या 675 मिलियन हो जाएगी 2035 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर TIF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सही आंसर है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर TIF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां पर स्थित सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया, जिसका पहले नाम जवाहरलाल नेहरू मार्ग था। ठीक है, आपको उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में ये सड़क स्थित है। इस सड़क का नाम पहले था जवाहरलाल नेहरू मार्ग, इस नाम को चेंज करके नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो राज्य है सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में ये सड़क थी जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू मार्ग। ठीक है, जो बॉर्डर तक जाती थी। ठीक है, तो उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए, पहला हो या पहली, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना। और किसी राज्य ने ऐसा किया है कि उस राज्य में जो भी पक्षी पाए जाते हैं उस पक्षी के ऊपर उन्होंने क्या है? एटलस तैयार किया है, अपने राज्य स्तरीय एटलस तैयार किया है। ठीक है, तो सही आंसर है क्या? केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है? सही आंसर है लता मंगेशकर। जी हाँ, लता मंगेशकर के सम्मान में केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला किया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन के बाद किस तरह के नेशनल फ्लैग के निर्माण और आयात पर प्रतिबंध हट गया है? आपको ये बताना है कि जब केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन किया है तो उस संशोधन के अनुसार ऐसा कौन सा मटेरियल है जिस मटेरियल से बना हुआ नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, ठीक है,
उसको हम देश में बना भी सकते हैं, उसको ला भी सकते हैं, तो उस प्रतिबंध गवर्नमेंट हटा दिया है। तो सही आंसर है पॉलिस्टर। जी हाँ दोस्तों, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर से बना हुआ झंडा हम देश में आयात कर सकते हैं, उस पर बना भी सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा जा चुका है। भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम बताएं जहां पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ली। एसएससी एमटीएस का आपका जब एग्जाम हो रहा था तो भगवंत मान के ऊपर पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में बार बार पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम बताइए जहाँ पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ली। तो सही आंसर है खटकड़ कला। जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर वीडियो उनको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से अपने मित्रों से वीडियो को शेयर जरूर करिए जिससे उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्रिप्शन मुफ्त है। ठीक है, इसलिए अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑपरेशन गंगा। जी हाँ दोस्तों, जानते ही आप हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध इस समय चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, भीषण युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो यूक्रेन में जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम से फ्लाइट चलाई। ठीक है, विमानों को वहाँ भेजा गया, उनको वापस लाया गया यहाँ पर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। असम और मेघालय ने 50 वर्ष पुराने किस विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है? आपको उस विवाद का नाम बताना है। तो वो विवाद है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। जी हाँ दोस्तों, असम और मेघालय में लगभग 50 सालों से अंतर्राज्यीय सीमा विवाद चल रहा था, तो उसको सुलझाने के लिए जो है दोनों राज्यों के बीच में समझौता हो गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर किस किले में समारोह के दौरान स्मारक सिक्का जारी किया? लाल किला, झांसी का किला, ग्वालियर किला या दिल्ली पुराना किला? लाल किला में। कहाँ पे? लाल किला में। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर प्रधानमंत्री ने क्या किया? एक स्मारक सिक्का जारी किया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन पर कितनी उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है? सेफ्टी हार्नेस को समझ लीजिए। सेफ्टी हार्नेस क्या होता है? एक प्रकार का बेल्ट है, जैसे आप 4 व्हीकल चलाते हैं जो है, ठीक है, 4 पहिया गाड़ी आप चलाते हैं तो उसमें बेल्ट लगाते हैं, ड्राइवर को बेल्ट लगाना होता है ना। तो ऐसे ही जो है 2 पहिया पर आप चल रहे हैं, अगर किसी बच्चे को आपने बैठा रखा है, 4 साल से कम उम्र का बच्चा है, मतलब 4 साल तक का बच्चा अगर है, आपने उसको बैठा रखा है, तो बेल्ट के सहारे उस बच्चे को क्या करेंगे? आप अपनी बॉडी से उसको बांध लेंगे जिससे वो गिरे ना। प्लस हेलमेट भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? 4 साल से कम। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी तरह की तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर है क्विट टोबैको। जी हाँ दोस्तों, क्विट टोबैको नाम का ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है सभी तरह की तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने के लिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पर एक बात ध्यान आई, जो है अजीब अजीब कमेंट आते हैं। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर एग्ज़ाम तो नहीं चल रहा, फिर आप वीडियो क्यों बनाते हैं? भाई एग्ज़ाम नहीं चल रहा तो क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दोगे? आप पढ़ोगे नहीं? तैयारी जारी नहीं रखेंगे? तैयारी को जारी रखिए अपनी। एग्ज़ाम जब होना है होगा, अगर एग्ज़ाम आपका हो भी गया है तो भी, नहीं हुआ है तो भी तैयारी करिए, सिलेक्शन तो नहीं हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है मुंबई। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? भारत का मुंबई करेगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश में तैनात 1160 भारतीय शांत सैनिकों को UN मेडल से सम्मानित किया गया? सही आंसर है साउथ सूडान। जी हाँ, साउथ सूडान में हमारे देश के 1160 सैनिक, ऐसा शांति सैनिक,
ठीक है, पीस सोल्जर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको जो है उनके कार्यों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने यूएन मेडल से सम्मानित किया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी रकम का सहयोग किया है? सही आंसर है $8 लाख। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने $8 लाख का सहयोग प्रदान किया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न खेलों से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न जो है वो खेलों से हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2022 लाइफ टाइम कैटेगरी किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच के लिए दिनेश जवाहर लाड, बिमल प्रफुल्ल घोष और राज सिंह, इन सबको प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग को 2022 रेगुलर कैटेगरी किसे प्रदान किया गया? तो जान जाइए, जीवन जोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिद्धार्थ और सुजीत नाग। ठीक है, ये ठीक। चलिए रुकिए 1 मिनट में डिलीट कर दूँ इसको। हाँ, अब देखिए ध्यान से, क्या है, जीवन जोत सिंह, मोहम्मद अली कमर और सुमा सिद्धार्थ और सुजीत मान। ठीक है, ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग को 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 प्रदान किया गया? तो ध्यान दीजिए, अश्विनी अंकुजी सी और करमवीर सिंह, इसके अलावा बीसी सुरेश और नीर बहादुर कुरुंग। ठीक है, 4 लोगों को जो है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 प्रदान किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी खेलों से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शांति पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार, यहाँ पे जितने ऑप्शन मैंने लगा रखे हैं, एलएस विलोस्की मेमोरियल, सिविल लिबर्टी, मतलब इन सभी को, उपरोक्त सभी को 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार सम्मिलित रूप से दिया गया। चलिए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। एलेश बियाल्स्की, ये बेलारूस की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है, मेमोरियल जो है ये रूस का एक मानवाधिकार संगठन है, और सिविल लिबर्टी मीन्स सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर के 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए इसी लगे हाथ बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रशा और दिमित्री को प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, मारिया रशा और दिमित्री को संयुक्त रूप से 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत कई बार पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हम साहित्य की बात कर लेते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल प्राइज किसे मिला। तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल प्राइज एनी एनॉक्स को प्राप्त हुआ। एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नाम ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी और एक होता है संस्थागत श्रेणी। दोनों की हम बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर विनोद शर्मा। विनोद शर्मा को जो है
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिसंबर 2020 में प्रकाशित मैं मसीहा नहीं किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं मसीहा नहीं ये सोनू सूद की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सोनू सूद की आत्मकथा है। चलिए इसी लगे हाथ जो है राइटर की भी बात कर लेते हैं कि मैं मसीहा नहीं पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैं मसीहा नहीं पुस्तक जो है मीना के अय्यर के द्वारा लिखी गई है। ये क्या है? ये सोनू सूद की आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ओलंपिक से संबंधित है। ठीक है, ओलंपिक से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। तो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय को भारोत्तोलन में मतलब वेट लिफ्टिंग में पदक प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके मीराबाई चानू, विनेश फोगाट, दीपक दहिया, कर्णम मालेश्वरी। सही आंसर है इसका मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल किसमें प्राप्त हुआ? वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में प्राप्त हुआ। मीराबाई चानू को जो है किसमें? भारोत्तोलन में पदक प्राप्त हुआ था। आइए अगला प्रश्न भी जो है ओलंपिक से ही संबंधित प्रश्न है। ओलंपिक 2020 में किस भारतीय को रेसलिंग में पदक प्राप्त हुआ? तो अगर रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में रवि दहिया को प्राप्त हुआ था। क्या मिला था? सिल्वर मेडल। रवि दहिया को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था किसमें? रेसलिंग के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी ऊपर मैंने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी की बात की थी। आइए अब यहाँ पे संस्थागत श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से संस्थागत श्रेणी में किसे प्राप्त हुआ? इंडियन कोस्ट गार्ड को, सीआरपीएफ को, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान को या एनडीआरएफ को? तो सही आंसर है गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान को 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया संस्थागत श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी जो है किताबों से संबंधित है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है मिल्खा सिंह, पीटी उषा, युवराज सिंह या कपिल देव। सही आंसर है मिल्खा सिंह। जी हाँ दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को अपने दोस्तों से लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। ठीक है, ज्ञान बांटने से ही ज्ञान मिलता है, इसलिए बांटिए जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी बार भी वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरी बार नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी बार मतलब ये जो वैज्ञानिक है इनको दूसरी बार ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन है ये? कार्ल वेरी शार्प्लेस। ठीक है दोस्तों, कार्ल वेरी शार्प्लेस, नाम ध्यान रखिएगा। जो